नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ चल रही है। हम यहाँ पर हर साल के पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है? और अगर आप एमपी सेट हिंदी अ, की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्योंकि एमपी सेट की जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो यूजीसी नेट से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें और इस पेपर को हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा तद्भव शब्द नहीं है? इसका सही जवाब है कवि। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। इसका सही जवाब है अरबी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? इसका सही जवाब है हीगल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता है? ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? इसका सही जवाब है आजगू कवि। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार, इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? इसका सही जवाब है तत्सम। तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम? इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? इसका सही जवाब है भोजराज। तो ध्यान रखिएगा कि भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को भी माना है। आगे देखते हैं। शब्दार्थ योर यथावत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? इसका सही जवाब है राजशेखर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? तो इसका सही जवाब है जीवित संस्कृति का एक अंश है परंपरा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रूक्स। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है हमें बताना है। तो पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो इसका सही जवाब है एजरा पाउंड। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है कवित छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो इसका सही जवाब है रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, ये असंगत है, ठीक है? बाकी सब संगत है, इनको भी आप देख लीजिए।
अगला प्रश्न है, तपे लागी अप जेठ अषाढ़ी, मोही पियू बिन छाजनी भई गाड़ी, तन तिनुअर भा झुरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशिकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो हमको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कए बिरहिन कु मीच दे, कए आपा दिखलाई, 8 पहर का दक्षिणा मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है विरह की अतिशयता। मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमको अभी हमारा समय बचाना है। ठीक है, इस पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो पर वारो उर्बसी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, हुए उर्बसी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो इसका सही जवाब है राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। मुख कमल समीपे सजे थे, दो किसलई से पुरीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है, ये बताना है हमको। तो इसका सही जवाब है प्रेयसी निर्दयी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरूर्व पुनरस्तम परे ही, दुरापना वात इवाह हंसमी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है, तो हमको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसका स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। इसका सही जवाब है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका सही जवाब है तमस। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? तो इस तरीके के जवाब कौन देता है हम सब जानते हैं। तो ये जवाब है धनिया का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो इसका सही जवाब है परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है? इसका सही जवाब है 7। परिंदे संग्रह में कुल 7 कहानियां संग्रहित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है आदिम रात्रि की महक। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भवदेव पांडे का। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो इसका सही जवाब है भारत भाग्य भारत को जगाता है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य चाणक्य ने कहा था। और किससे कहा था? तो वर रुचि से ये वाक्य उन्होंने कहा था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो कविता क्या है निबंध चिंतामणि के चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब है गिरिजा कुमार माथुर। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन में को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सुद्देसर। बाकी सब मुन्नर, सोमर और मुन्नेसर ये सब उनके परिवार से संबंधित है, तो आप इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है मौन रहकर। क्या भूलूं क्या याद करूं कविता में लेखक ने बताया कि उनके पिता मौन रहकर गीता का वाचन करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो इसका सही जवाब है तीसरा क्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? तो कोड में इसका जवाब देना है हमको। ए और डी इसके सही जवाब है। ए और डी। ए, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। और डी,
इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। इसका सही जवाब है ए और बी, राम सतसई और कड़खा रामायण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। तो हमें यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं बतानी है। इसका सही जवाब है ए और बी, प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? स्थापनाएं मतलब उन्होंने क्या कहा है उनके बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ए और डी, निराला जी बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, और दूसरा है निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो सूर्यकांत जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? इसका सही जवाब है बी और डी, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, और दूसरा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो प्रभाववादी आलोचना के संबंध में ये 2 तथ्य आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो हमको 2 ग्रंथों के नाम बताने हैं जो रस से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ए और सी, दश रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों रस से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है बी और सी, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और दूसरा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो अमीर खुसरो के बारे में 2 तथ्य ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य हैं। इसका सही जवाब है बी और सी, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये तो हम सबको पता होता है, और दूसरा है इसके छंदों में तुकांता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से? तो इसका सही जवाब है ए और सी, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, और सी, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। तो राम की शक्ति पूजा के संबंध में ये कथन आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, तो गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ए और बी, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो हमको उन उपन्यास के नाम बताने हैं जो अमृतलाल द्वारा लिखे हुए नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए और डी,
सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। अगर आपको इन उपन्यास के लेखक के नाम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। तो हमें मेला आंचल उपन्यास के पात्र बताने हैं। तो इसका सही जवाब है ए और सी, कमला और सहदेव मिसर दोनों मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखते हैं। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। तो हमें यहाँ पर अज्ञेय के उपन्यासों के पात्रों के नाम बताने हैं। तो इसका सही जवाब है बी और सी, भुवन और सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ए और सी, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। इसका सही जवाब है बी और डी, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव दोनों नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। ध्यान रखिएगा, इनका नाम कई बार पूछा गया है परीक्षा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तो हमें यहाँ पर तीसरी कसम कहानी में जो स्थान आए हैं उनके नाम बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। इसका सही जवाब है ए और डी, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार स्थानों के नाम इस कहानी में चित्रित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेते हैं हम। इसका सही जवाब है बी और डी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। और डी, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का, जो उन्होंने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ठीक है, कहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जैसे भी रामचंद्र शुक्ल के कथन महत्वपूर्ण होते ही हैं, तो आप इनको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। तो हमें यहाँ पर कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह के नाम बताना है। इसका सही जवाब है बी और सी, कामधेनु और आगम की नाव, ये दोनों उनके निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इसका सही जवाब है ए और सी, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं कन्यादान और सच्ची वीरता। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी, एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, ये दोनों इसके शीर्षक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। इसका सही जवाब है सी और डी, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप इनको नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है ए और सी, दीपक और उल्लेख। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर अस्तित्ववाद की विशेषताएं देखेंगे तो इसका सही जवाब है ए और सी। जीवन की निरर्थकता का बोध अस्तित्ववाद है और मृत्यु का बोध अस्तित्ववाद। ये दोनों अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। तो हमको यहाँ पे पुरूरवा के संवाद बताने हैं, बी और डी इसका सही जवाब है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। तो ये दोनों उनके संवाद है, ध्यान रखिएगा। और मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नजरदार मत करना, नोट कर लेना। अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। तो इसका सही जवाब है ए और सी। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा पॉइंट है इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो ये दोनों बच्चन सिंह के कथन हैं और ये उन्होंने परिवर्तन कविता के संबंध में कहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह के भी कथन खूब पूछे जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है हमको। तो देख लेते हैं हम। इसका सही जवाब है तीसरा। इसका सही जवाब है होली है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलान करना है हमको। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं और एक तरफ उनका स्थान दिया गया है, यानी कि ये प्रवासी लेखक हैं और ये कहाँ कौन से देश के हैं ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब है तीसरा। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के रहने वाले हैं। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के लेखक हैं। सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम के लेखक हैं और सहोदरा शिव ट्रिनिडॉड के लेखक हैं। ठीक है, तो ये प्रवासी लेखक हैं, ये हिंदी साहित्य के वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका सही जवाब है चित्तौर का सर्वनाश। चित्तौर का सर्वनाश रूप नारायण पांडे की रचना है। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ उनके लेखक का नाम दिया गया है। तो देख लेते हैं। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की रचना है। हम हशमत कृष्णा सोबती की रचना है। आज के अतीत भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर किसकी स्थापना कब हुई है उसका प्रकाशन वर्ष बताना है हमको। तो राजभाषा आयोग की स्थापना सन 1955 में हुई है। राष्ट्रपति का आदेश सन 1960 में निकाला गया था। राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित किया गया था और राजभाषा नियम 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कवि हैं और यहाँ पर उनकी पुस्तकों के नाम है। तो देख लेते हैं हम। प्लेटो की पुस्तक का नाम है इयोन। बिम्सा W.K. की पुस्तक का नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज की रचना है लेक्चर ऑन शेक्सपियर। और फ्रैंक रेमंड लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेडिशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्लेटो की इयोन रचना को आप जरूर से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाली ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी मिलान वाला प्रश्न है। मिलान करना है इसमें हमको। एक तरफ गांव और शहर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उपन्यास के नाम है। तो हमको बताना है कि ये कौन से उपन्यास से संबंधित है। तो लाहौर झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। कान्यकुब्ज बाण भट्टी की आत्मकथा से संबंधित है। और अमृतसर उसने कहा था कहानी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी सूची मिलान का है। इसका सही जवाब है दलित जीवन। धरती धन अपना से संबंधित है। राजनीतिक बोध तमस से संबंधित है। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस। और आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, आप इनको कथा वस्तु भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में पंक्तियां दी गई है और सूची 2 में कविताओं के नाम दिए गए हैं। तो हमको मिलान करना है। तो देख लेते हैं हम। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। ये पंक्ति ली गई है परिवर्तन कविता से। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ये बहुत चर्चित पंक्ति है और ये कामायनी की पंक्ति है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति है सिंधु की निह समता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु शीर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये सांदे गीत की पंक्ति है। अगली पंक्ति है उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से। ये पंक्ति है प्रिय प्रवास महाकाव्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हमें मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार मतीराम की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। और प्रेम चंद्रिका देव की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है B D A C। यानी कि सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही और C राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब है B D C और A इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। ये ऐसे प्रश्नों का हल आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष याद होंगे। तो इसका सही जवाब है ए, सी, डी, बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है सी, ए, डी, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इसका सही जवाब है बी, सी, ए, डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है डी, सी, बी, ए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है सी, बी, ए, डी। बकलम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए और मन पवन की नौका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो ये सही क्रम में ही जमा हुआ है, ठीक है। ए, बी, सी, डी इसका सही जवाब है। यानी कि पहले शोर सैनी, फिर नागकर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और बाद में वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां दी गई है और सूची 2 में पंक्तियों के लेखकों के नाम है। तो देख लेते हैं हम। पहली पंक्ति के लेखक का नाम है, पहली पंक्ति के लेखक का नाम है सूरदास। दूसरी पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। तीसरी पंक्ति के लेखक हैं मीराबाई और चौथी पंक्ति के लेखक हैं तुलसीदास। यानी कि जिस तरीके से ये प्रश्न आया हुआ है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है ए, सी, डी, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण है क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ए, सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण का है तो इसका अभिकथन देख लेते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है और इसका कारण दिया गया है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो इसका सही जवाब है कि ए, असत्य है
और आर सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अभिकथन है, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब है ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका अभिकथन है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। इस अभिकथन का कारण है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब। ए और आर यहाँ पर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन है, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अपठित गद्यांश वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमको ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर हमें इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, तो सही उत्तर पर मैंने टिक लगा दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस पेपर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के बायो से लिंक से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको कहानी इत्यादि की पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो आज हमने जून 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कल हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।